Very good morning, all of you. So we are going to continue with section 143. लास्ट क्लास अपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का कंप्लीट कर दिए थे. आज का जो क्लास है वो अपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना. बट इतना प्रेशर है मेरे बच्चों के ऊपर कि एक बार रिवीजन जो है अगर हो जाए तो प्रेशर कम हो जाता है. ओह, लास्ट क्लास हम लोग सेक्शन 142 से स्टार्ट किए थे. छोटा छोटा सेक्शन था. ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. 142 था ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. 145 था साइनिंग जनरल मीटिंग एंड 144 था प्रोहिबिटेड सर्विस. सो 142 ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, 144 प्रोहिबिटेड सर्विस, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग एंड 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन. बस लास्ट क्लास यही पढ़े थे और आज का क्लास का हम लोग का एजेंडा 143 सबसेक्शन 3 खत्म करेंगे और आगे चलेंगे. ये खुद ही एक बड़ा सबसेक्शन है 143 सबसेक्शन 3. ओके 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 ओके. सबसे पहले सेक्शन 142 डील्स विद व्हाट? ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड है. फर्स्ट ऑडिटर है अपॉइंटेड बाय बोर्ड है. तब तो बोर्ड हैज द पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन. सो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अगर है वो भी बाय बोर्ड है, देन द बोर्ड हैज द पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर. बोर्ड हैज द पावर टू फिक्स रेम्यूनरेशन. बोर्ड हैज द पावर टू फिक्स रेम्यूनरेशन ओनली ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट. याद आया वो इट? Board has the power to fix remuneration of first auditor appointed by it. Rest all cases shareholders in the general meeting. Either they can themselves fix the remuneration or they can decide any other manner. हो सकता है shareholder लोग जो है खुद फिक्स कर रही है, बोलते बोर्ड फिक्स करो, वो अलग बात है. बट जो भी होगा वो shareholder लोग ही फिक्स करेगा या करवाएगा. बट केवल जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड है उसका रेमुनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा. रेस्ट ऑल ऑडिटर्स का shareholder can either themselves fix or decide the manner of fixation. ये जो ऑडिटर का रेमुनरेशन है ना, it shall include all the auditor remuneration shall include the audit fees. Auditor's remuneration shall include the audit fees and all other expenses which are incurred by auditor in connection with the audit. Auditor's remuneration के अंदर उसका फीस भी आएगा and all other expenses incurred by auditor in connection with the audit. तो फीस के अंदर उसका remuneration के अंदर उसका फीस भी आएगा and other expenses in connection with the audit भी आएगा. But shall not include that piece, but shall not include that piece of special service given by auditor on the request of the client. Client के रिक्वेस्ट करने पर अगर ऑडिटर ने कुछ स्पेशल सर्विस दी है उसका फीस रेम्यूनरेशन के अंदर अलग घुसा हुआ नहीं है, वो अलग से आएगा. ओके. सो इट शैल नॉट इंक्लूड द ऑडिटर्स फीस which for special services which he has rendered on the request of the client. This was everything about 142. 144 तो प्रोहिबिटेड सर्विस था. पहली बात हो चुका है प्रोहिबिटेड सर्विसेज का. सेक्शन 144 दिस इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज. प्रोहिबिटेड सर्विस, एक ऑडिटर ये सब सर्विस रेंडर नहीं कर सकता कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को. मुंडो 144 वाले सर्विस आप कंपनी को नहीं दे सकते, होल्डिंग सब्सिडरी को नहीं दे सकते. अब ये 144 में क्या है? अकाउंटिंग बुककीपिंग इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग बुककीपिंग इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस, अकाउंटिंग बुककीपिंग इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ये सर्विस आज में भी प्रिस्क्राइब. और ये बच्ची को एकदम ध्यान नहीं है क्लास में. गर्ल, हाँ, रिपीट सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज. प्रोहिबिटेड सर्विसेज. बेटा माँ बाप का पैसे बर्बाद करना है तो कहीं और जाकर के करो, मेरा में चले जाओ, दस पता खेल लो. ये 144 वाला जो प्रोहिबिटेड सर्विस है ना, यह तीसरी बार आ रहा है. इसके पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, उसके पिछले क्लास में पढ़ाए थे. 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज. अरे ऐसे गोगलों की तरह खड़े मत हो, समय बर्बाद मत करो जनता का. अरे आता है कि नहीं आता है? तो जब रिवाइज करवा रहे थे तो क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास क्यों नहीं किया हुआ था? 8 ऑप्शन था तो क्यों छूट गया था? इंस्टीट्यूट के इसके लिए एग्जामिशन देगा? आपका अगर क्लास नहीं कर रही इंस्टीट्यूट एग्जामिशन देगा क्या?
आपका अगर हालत खराब है, हालात खराब है या हालत खराब है, कुछ भी है, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा, ये बच्चा का हालत बहुत खराब था, इसके घर में सब इसको पढ़ने से रोकते थे लेकिन ये फिर भी पढ़ा, इसको 20 नंबर एक्स्ट्रा चलो। 8 ऑप्शन था तो क्यों नहीं किया, किसका गलती है नहीं किया क्लास को? देन डोंट गिव मी द बुलशिट कि नहीं हुआ क्लास। ये क्या तुम्हारी मासी का घर है, जब मन करेगा आ जाओगी, जब मन करेगा नहीं आओगी? अरे आंसर भी। और मजा का बात है, चलो लास्ट क्लास नहीं किया, ये तो लास्ट क्लास के पहले भी पढ़ाया हुआ है। 144 वाला अगर सर्विस देगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। But you are taking studies for granted because God has given you plenty. So you are taking everything for granted. क्या कारण था एक्शन करने का? कितना दिन? 4 दिन? कुछ बड़ा ही हुआ होगा। 4 दिन का भी ठीक नहीं था। ये सैटरडे हुआ, संडे हुआ, मंडे 3 दिन। ऐसे कैसे होगा? आज अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा क्लास है? हाँ 4। तुम्हारा कितना क्लास छूटा हुआ है? तीसरा वाला। तो ये तो तीसरा क्लास का नहीं है, तो उसके ही पहले का है। ऐसे मेरे यहां पर नहीं होता है कि आप बिना पढ़े आ जाए, जब मन करे आ जाए। यू अंडरस्टैंड? पढ़ करके आओ, बैठो, आओ। 142 पढ़ चुके ना ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, एक बार फिर से रिवीजन करवा दे। नहीं सर, सब हाँ 141 प्रोहिबिटेड सर्विस। 8 है, तुम 6 तो बोल देगा। अच्छा 6 तो बोल देंगे। अकाउंटिंग बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी अदर सर्विस दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन फ्यूचर, एनी अदर सर्विस दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर क्या था? 145 क्या था? साइनिंग। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में 2 चीज बोला गया। ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड इफ ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स एनी ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन। 145 में साइनिंग में 2 चीज बोला गया। ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड इफ ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स एनी ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, कमेंट, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, कमेंट which have any adverse effect on the functioning of the company। ऑडिट रिपोर्ट में मैंने लिख करके रखा है ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, कमेंट which has adverse effect on the functioning of the company, which have adverse effect। मैंने एडवर्स कमेंट लिख कर रखा है। ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ कंटेन्स एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट on the financial transactions, on the financial transaction having any adverse effect on the functioning of the company, it shall be read in the general meeting and open for inspection in the general meeting। रिलेटिव को 100 रुपए का माल 1 रुपया में बेचा है, ऐसा 1 करोड़ पीस बेचा है। 100 का माल 1 रुपया में, ऐसा 1 करोड़ पीस बेचा है। ये ट्रांजेक्शन क्या कंपनी को बहुत अच्छा करेगा? ये ट्रांजेक्शन ऐसा है जो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा कि एडवर्स इफेक्ट? तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है विच हैज एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, इट विल बी रेड इन द जनरल मीटिंग एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर। सो दिस वाज व्हाट साइनिंग। 146। डायरेक्टर लोग अपना मीटिंग में ऑडिटर को घुसने नहीं दिया, सही क्या कि गलत किया? डायरेक्टर लोग अपना मीटिंग में घुसने नहीं दिया ऑडिटर को, सही क्या कि गलत किया? सर पोपट एक ही बार होता है। बोर्ड मीटिंग में उसका राइट नहीं है, जनरल मीटिंग में। क्या वो खुद जा सकता है जनरल मीटिंग में? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर को भी भेज सकता है। दे शैल हैव राइट टू बी हर्ड इन द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट। सो 142 था रेम्यूनरेशन, प्रोहिबिटेड सर्विस, साइनिंग, जनरल मीटिंग। फिर 143 सबसेक्शन 1। 143 सबसेक्शन 1 में 2 पावर है, 6 ड्यूटी है। 143 सबसेक्शन में 2 पावर है, 6 ड्यूटी। पहला पावर है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर ऑफिस, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये दोनों हो गया। अब 6 क्या था? ड्यूटी। 6 ड्यूटी था ना। 143 सबसेक्शन 1 का कितना ड्यूटी था? 6 ड्यूटी था बेटा। अभी तो
shadow duty. A for adequate security, B for book entry, C for cost, D for deposit, E for expense. फ्रॉड लिख मत देना, हम बोले तो फ्रॉड लिखना मत, फ्रॉड शब्द इस्तेमाल मत करना, मन में सोचना. शेयर इशूड फॉर कैश, वेदर कैश इज एक्चुअली बीन रिसीव्ड. पक्का? दो तीन महीना बाद तुम लोग देखता है, ये सब भी देखता है. हाँ हट, तुम लोग नेल्स नोटिस करता है. हम तो प्रोजेक्टर में नहीं लिखते, लैपटॉप में लिखते हैं ताकि मेरा नेल नहीं दिखे. तुम लोग देखता है ऐसे नेल्स? किन लोग देखता है? बाप रे बाप. अरे समय नहीं मिलता बाबू, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता. कल रात ने पत्नी जी ने बोला, पूरा जो है बोला तुम इतना जो है नेल से तुम बच्चों को जो है खिलाते विलाते हो, ये सब नहीं चलेगा. तो बोला ठीक है बाबू, मेरे पास तो समय नहीं है. चलो ठीक है, फ्री में ये सब सर्विस मिल जाए तो क्या दिक्कत है. लोन्स एंड एडवांसेस पूरा लिखना पड़ेगा. ए फॉर एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं, इसे याद आ जाएगा. लेकिन इफ क्लाइंट कंपनी हैज गिवन लोन्स एंड एडवांसेस विदाउट, क्लाइंट हैज गिवन लोन्स एंड एडवांसेस विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी बुक एंट्री मारा है, बोगस एंट्री मारता है, विच आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. बुक एंट्री मतलब जो वास्तविकता में नहीं हुआ, केवल बुक्स में हुआ. Client has sold the investment in security. Client has sold the investment in security below cost. If client has sold the investment in security below cost, तुम बताओ गर्ल फटाफट, ये किस किस कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं होगा? नो प्रॉम्प्टिंग, डेयर यू प्रॉम्प्ट. ये किस किस कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये रिपोर्टिंग? घर में पढ़ना नहीं है, बाबा का प्रवचन देखने आए हो, तुम ही बाबा हो. आओ, मेरे साथ इंसाफ हो रहा है क्या? बताइए आप, बोलिए. अरे आंसर बोलिए. नो सर छोड़िए. बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, कारण भी बताए थे. बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो धंधा है इन्वेस्टमेंट खरीद बेची करना, उससे तो प्रॉफिट लॉस हो ही सकता है. समझा? ए फॉर, सॉरी बोलो, कब पढ़ोगे? सिलेबस इतना जबरदस्त है, समझ में आ रहा है? तुम लोगों को क्या लगता है कि सब इजी है? क्योंकि हम आकर के पढ़ाते हैं तो हम टफ चीज को भी इजी बना देते हैं. ये मेरा खासियत है, मेरे को पता है, 11-12 साल हो गया. बट अभी फिर देखो, अभी हम पूछे घर में रिवाइजन ही नहीं हो रखा है, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा. कितने बच्चे रिवाइज करके आए लास्ट क्लास का? जोड़ते याद मत जोड़ाना, मां सरस्वती देख रही है. कितना देर लगा? आधा घंटा. हर्षिता तुमको कितना देर लगा? 1 घंटा, हाफ एन आवर. तुमको 5 मिनट वाला रिवीजन नहीं चलेगा, उसमें खाली टॉपिक का नाम पढ़ करके आ जाएगा. आधा घंटा तो लगाओ. Client has given loans and advances without adequate security. Book entry which are prejudicial to the interest of the company. Investment in security sold below cost, but it is not applicable on banking company and investment company. Loan shown as deposit. Personal expenses charged to PL. Share issued for cash, then actual cash received or not. According to research committee of ICAI, if auditor has any adverse comment to make, then only reporting is required. सारे पॉइंट के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं चाहिए. जैसे अगर मान लो लोन क्लाइंट ने दिया, क्लाइंट ने लोन दिया, एडिक्वेट सिक्योरिटी लिया है, तो इसका रिपोर्टिंग नहीं करना है. कुछ गड़बड़ है तो बताओ, सही है तो मत बताओ. फिर सबसेक्शन नंबर कौन सा? ये सबसेक्शन 1 था. सबसेक्शन 2 तो 2 लाइन का था. इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर और नॉट. फिर आज हम लोग सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे. यहां तक सब इजी था? सबसेक्शन 3 निकालो. सबसेक्शन 3 143 सबसेक्शन 3 मुश्किल है ढूंढना. अरे ये रहा वो रहा, छोड़ो, मिल गया ना. जो एब्सेंट था, भगवान के बच्चे हैं, अचानक क्लास में मत आओ. 143 सबसेक्शन 3. जिन लोग एब्सेंट भी था ना लास्ट क्लास, देखो अब जो कर्मकांड कर चुके उसको भूल जाओ, आगे से मत करना. आज का क्लास समझा देंगे अब, चलो कोई बात नहीं. 143 सबसेक्शन 3 में आ जाओ.
वहां क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जे तक चल रहा होगा, देखो ए से जे तक चल रहा होगा, क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जे तक। हाँ मेरे गांज, वो जे में है ना, एनी अदर मैटर एज में भी प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब कर दिया गया चार, तो वो जे का ही चार मैटर एज में प्रेस्क्राइब होता है ना, और रूल्स बना करके प्रेस्क्राइब कर रहे, रूल नंबर 11 में। नहीं समझा? तुम सुनो ना, तुम खाली एक बार क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जे तक पढ़ो। चलो ए से जे छोड़ो, तुम उतना तो तुमसे उम्मीद नहीं है, तुम ए से एफ तक पढ़ लो। एक बार ए से एफ तक पढ़ो, पढ़ने का एक्टिंग मत करो, सच में पढ़ो ए से एफ तक। फटाफट पढ़िए। 143 सबसेक्शन 3 आप पढ़ रहे हैं। Dude, you've been asked to read. छोड़ दो, हो गया होगा, 5 मिनट दे दिए, हो गया होगा। हाँ पूरा याद हो गया, 6 का 6 पॉइंट। ऐसे तो ए से जे तक है, हंस क्या रहा है? अरे लेकिन ए से एफ तक 6 तो याद हो गया होगा, ऐसे जे तक है, ऐसे 10 तो है टोटल। अच्छा 10वां में है, 10 को मत गिनो, उसके अंदर और नहीं समझा, तो टोटल हो गया 12 पॉइंट्स। 12 की 13 कि 14? हाँ हम कितना बोले? 12 ना, तो 12 ही होगा। जे को ऐसा पॉइंट मत गिनो, उसके अंदर तो है
जो पॉइंट है वो गिनो, जे को वाई काउंटिंग, उसके अंदर कभी गिनोगे जे भी गिनोगे, ऐसे तो 12 पॉइंट है। अरे सर कहां से 12, 13 होगा, 12 होगा। अरे सुनो ना, तुमको तो 12 में हम खाली 50% 6 तो पढ़ने बोले, उसमें तुम्हारा एकदम लाल पीला हो गया। याद हो गया ना 6 पॉइंट, 6 का 6 पूरा एकदम सनातन हमेशा दिमाग में रहेगा। मेरा दरकार है, आइए, इंपॉर्टेंस बना रहता है। अभी हम पढ़ा देते तो लगता अरे बहुत इजी है यार, तो एक बार खुद से पढ़ो। चलो देखो, लेकिन पढ़ना भी जरूरी था वहां। देखो देखो बॉयज एंड गर्ल्स, 143 सबसेक्शन 3, जिन लोग लास्ट क्लास एब्सेंट था सुनो, सेक्शन 143 जो है ना वो ना पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 143 डील्स विद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140। अब ये जो सब सेक्शन इसका 3 है ना, इसमें ऑडिटर का ड्यूटीज है। बोला आपको 12 मैटर के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना, ऑडिटर अपना क्या बनाएगा, उसके अंदर ये 12 मैटर का रिपोर्टिंग करना उसका जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। वो 12 मैटर क्या है 143 सबसेक्शन 3, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्लॉज नंबर 8 में बोला गया, सुनो, कभी कभार हिंदी में भी दम होता है, समझ आया, उसको फिर आप लोग इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यहां देखो, ऑडिटर को पहले बताना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन पाना था, जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन किसको पाना था, पा लिया कि नहीं। जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन पाना था किसने पा लिया कि नहीं, मक्खन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाइंट को बनाना था, बना लिया कि नहीं। जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को बना था, पा लिया कि नहीं। क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, बना लिया कि नहीं। फिर ऑडिटर ये भी देखेगा कि बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट बनाया है ना, बुक्स के हिसाब से क्या बनाया है, और पीएल बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है ना। एक ट्रेंड है, रिदम है। जो इंफॉर्मेशन बना था, पा लिया कि नहीं। जो इंफॉर्मेशन बना था, पा लिया कि नहीं। क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, बना लिया। बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज सेल कुछ और है और पीएल बैलेंस शीट में आते से बदल गया। तो बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट होना चाहिए, पीएल बैलेंस शीट में एएस फॉलो होना चाहिए, एक से एक कड़ी मिलाते जाओ। सर पॉइंट सी में कड़ी नहीं था इसलिए उसको स्किप किया, नहीं समझाया। तो जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बना था, जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बना था, पा लिया। क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, बना लिया। बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट में एस। और क्लॉज एफ तो वही है, जो चीज तुम सेक्शन 145 में पढ़ करके सुनाते हो ना, सेक्शन 145 में जो चीज अरे पढ़ोगे तो कब, जब लिखोगे तो लिखने बोलता है 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ कि ऑडिटर को अपना क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। सर ये तो 145 में आ गया था, 145 में बोला गया था पढ़ करके सुनाओ। 143 सबसेक्शन 3 बोलता है लिख ऑडिट रिपोर्ट में, और 145 बोलता है जो लिखा है पढ़, है सेम पॉइंट। बट 143 सबसेक्शन 3 बोल रहे हैं यहां लिखो, क्या लिखो, अपना ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, कमेंट। ऑडिटर शुड मेंशन हिज क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट on those financial transactions which have any adverse effect on the functioning of the company, and it will be read in front of shareholders as per section 145. मक्खन 145 बोलता है जो लिखा है पढ़, और ये बोलता है लिख। क्लियर, ए से एफ तक। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा हाँ याद हो गया। जो इंफॉर्मेशन बना था, क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, बनाना है, बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट, बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट में यस, और फिर क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग। सर ये जो पॉइंट सी छोड़े हैं सर, एग्जाम में भी छोड़ देंगे क्या बाबू, लिखना पड़ेगा। ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मेरे को मिल गया है ना, उन ब्रांचों का, जिन ब्रांचों का मैंने ऑडिट नहीं किया, कोई और ऑडिटर ने ऑडिट किया, बस सिंपल बात है।
whether auditor has received the branch audit report or not. Whether auditor has received the branch audit report or not of those branches which were audited by other auditor, not by the company's auditor. रिलायंस का 100 ब्रांच है तो क्या हम 100 ब्रांच में झोला निकाल करके ऑडिट करने जाएंगे कि अदर ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे? हम प्रिंसिपल ऑडिटर है क्या? हम मेन ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर हैं, तो हो सकता है कुछ ब्रांचों को ऑडिट मैंने किसी और अदर ऑडिटर ने किया है, तो वहां से ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास आ गया हो. So whether we have received the branch audit report of those branches which were not audited by company's auditor. पक्का? यहां तक क्लियर है? 6 पॉइंट पूरा. अब इसको इंग्लिश में तुम नहीं लिख सकोगे. Whether information and explanation, whether information and explanation which were required for the conduct of audit have been received or not, and if not, what information not received and its impact. अगर नहीं मिला इंफॉर्मेशन तो कौन सा नहीं मिला और उसका इंपैक्ट, जो इंफॉर्मेशन नहीं मिला और उसका इंपैक्ट. Whether client has maintained the books of accounts as required by the law, whether PL and balance sheet are in accordance, whether financial statements are in accordance with the books of accounts, and whether they comply AS. And qualification, observation, comment on financial transaction having adverse effect on the functioning of the company. And branch audit report, whether received or not, from those branches which were not audited by the company's auditor. पूरा एसएएफ तक अब दिमाग में बैठ चुका होगा. रट लियो कि समझ गए हो. समझने के बाद याद भी तो करना पड़ेगा भाई. एग्जाम में क्या ओपन बुक है? और याद रखना तेरे क्या हिंदी में ऐसे जो इंफॉर्मेशन पाना था, क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था, क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था बना ले. सी हटा बुक्स के हिसाब से, उसके साथ पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट से याद आ गया एएस. पीएल बैलेंस शीट बनाते समय एएस फॉलो है ना, और ये 145 वाला बात, और वो बीच में ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट. बस देखते देखते छठा पॉइंट हो गया है ना? या दिमाग में ना छठो. अब पॉइंट नंबर जी से चालू कर रहे हैं. हाँ, अभी चार्ट तो बचाना क्या बेटा? हाँ, ये तो तुमको पता ही है लास्ट वाला. एनी अदर मैटर एज में बी, ये वाला तो ठीक है ना रे बाबा, एकदम सिंपल. एनी अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब. श्योर? फिर क्या? आई उल्टा चल रहे हैं. आई से याद आ जाएगा, I for internal financial control. I for internal financial control related to financial statement. Internal financial control related to financial statement ठीक से बने. Financial statement क्या क्लाइंट ने कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाया था? ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा था रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या आपने कुछ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सेस बना रखा है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़, इसके लिए आपने कुछ एक प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाया था जो कि देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने. जिन लोग बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बना रहे हैं कि नहीं, आपने क्या एक ऐसा डिपार्टमेंट सेटअप किया था? उसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या आपने ये सब किया था? हम यहां पर लिखेंगे whether there exists an internal financial control related to the financial statement. नहीं समझा? बट ये ना छोटा मोटा कंपनी के ऊपर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा. ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल. 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देता है इन लोग का, और अलग से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए. मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई को छोड़ करके अब एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का डिपार्टमेंट बैठेगा. मेरे बैठने का जगह नहीं रहता है. लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल 3 तल्ला में ऑपरेट करते हैं. 10 तो वर्चुअल रूम होगा. एक ऑफिस बनाए थे उसको भी वर्चुअल कर दिए थे ऊपर में. तुम लोग का बैकअप का जो डिमांड है ना, कुआ है कुआ.
देखा था फर्स्ट फ्लोर में पहले एक तो रिसेप्शन का ऑफिस बनाए थे रिसेप्शन के लिए, हाँ वो रिसेप्शन को भी हम वर्चुअल रूम कर दिए। क्यों? तुम लोग को बैकअप देने के लिए, उससे थोड़ी ना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है, तुम लोग को बैकअप देने के लिए ताकि और बैकअप मिल सके। अभी कुछ करके बोल रहा था मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया है, तो बैकअप हम बोले ये लगा हुआ है, हर एक बैकअप का 4 ऑप्शन है। बोला सर क्लैश हो रहा है। हम बोला 4 ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, 8:30, 11, 2, 5:30। अब रात में 8:30 बजे बैकअप सुविधा तो नहीं है ना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, हम क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बना रखे हैं क्या? क्यों? पता है एग्जेम्प्टेड है। प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग बोथ कंडीशन, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, एफआई, बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करना पड़ेगा। आपका टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, एफआई, बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन 25 करोड़। अभी तो ऐसा प्राइवेट कंपनी जो ये दोनों कंडीशन क्या करते हैं, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है साल का एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, एफआई, बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन 25 करोड़। एक भी दिन, एक भी लंबा, एक भी पल अगर ये 25 करोड़ टच कर दिया ना, एप्लीकेबल हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर 25 करोड़ से कम रहना चाहिए। एक भी दिन, एक भी लंबा, एक भी पल अगर 25 करोड़ टच कर दिया तो ये पॉइंट भी टच हो जाएगा। संभालते जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? श्योर। मान लो से फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स अ केस, ओपन टू ऑल। मान लो से फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, मिस्टर राम से बोरो किया 30 करोड़, मिस्टर राम से बोरो किया 30 करोड़ एक दिन के लिए, अगला दिन चुका दिया। अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? नॉट अट्रैक्टेड, या इंडिविजुअल नहीं है। राम से ले सकते हो जितना लेना है, बैंक से मत लेना, एफआई से मत लेना, बॉडी कॉर्पोरेट। लोन इंडिविजुअल का यहां पर कवर्ड नहीं, ये सब ध्यान से। हाँ अच्छा, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से 25 करोड़ का लोन लिया और अगले दिन चुका दिया, मतलब ये पॉइंट आई अट्रैक्ट हो जाएगा। 25 करोड़ का ही तो लिया, तो लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए ना। 25 करोड़ का लिया तो अट्रैक्टेड। डिस्लेक्सिया, गुड मॉर्निंग। डिस्लेक्सिया लोगों को समझ आया क्या? अरे लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए। 25 छुआ अट्रैक्ट। सर एक ही दिन के लिए छुआ अट्रैक्ट। मेरा ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, एफआई, बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन 25 करोड़। तभी ये आई अट्रैक्ट। फेयर की अनफेयर? छोटा मोटा कंपनी अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाने लगा तो खाली वही रहेगा, धंधा नहीं रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? लेस देन 50 करोड़ फिलहाल, बोरिंग 0। अरे क्लियर है? रिश्ता मेरा हो चुका है तो तुम इतना खोज खबर क्यों ले रहे हो? आई एम अ मैरिड मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ मैन, तो तुमको क्या फर्क पड़ना है? देखो इधर 11-12 साल पहले लोग पूछते थे, अभी क्या है बे? यहां पर देखो तो ये 3 कंपनी को एग्जामिशन है, क्लॉज नंबर है, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। satisfying both the condition. Turnover should be less than 50 crore and borrowing from bank, FI, body corporate should be less than 25 crore. 6 तो देखो वैसे याद कर लेना है, हम बता रहे हैं जब बहुत सारा पॉइंट हो, पहला उसूल याद करने का यह कितना पॉइंट याद करना। जैसे 143 सबसेक्शन 1 मैंने जब बताया, मैंने साफ पहले नंबर बताया था, 2 पावर 6 ड्यूटी। जब तक तेरे को ये नहीं पता कितना याद करना है, जीवन में पूरा याद नहीं होगा। देखो 90% याद हो जाएगा, वो बड़ा बात नहीं है। एग्जाम में 100% अगर याद करना है तो ये परफेक्शनिस्ट अगर बनना है तो तुमको पहले याद करना पड़ेगा कितना पॉइंट याद करना है। फिर उसको याद करने का क्या तरीका है? उसको याद करने का तरीका है, एक तो एक्रोनिम बना लेना, जैसे हम लोग 142 सबसेक्शन हमने किए, ए फॉर एडिक्वेट सिक्योरिटी, बी फॉर बुक एंट्री, सी फॉर कॉस्ट, टी फॉर डिपॉजिट, ई फॉर एक्सपेंस, एफ फॉर फ्रॉड। जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा।
सबसेक्शन 3, यहां तो कोई एक्रोनिम नहीं बनाया, यहां पर हमने सीक्वेंस बना लिया, कड़ी से कड़ी मिलाना। एक होता है एक्रोनिम, ए फॉर, बी फॉर, ऐसे करके, वो होता है एक्रोनिम, और एक होता है कड़ी से कड़ी मिलाते जाना। जैसे पहला 6 पॉइंट हमने यहां कड़ी से कड़ी मिलाया, हमने टोटल कितना पॉइंट याद करना है? टोटल 12 याद करना है, और उसमें कड़ी से कड़ी मिला ली है पहला 6 पॉइंट का। जो इंफॉर्मेशन बना था पा लिया कि नहीं? क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था बना लिया कि नहीं? बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट में एएस, और फिर वो 145 वाला बात, और बीच में एक सी था ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। पक्का? फिर लास्ट वाला मैटर तो पता ही नहीं है, आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, समझ में आया? और एक तरीका याद करने का होता है, जब बहुत सारा पॉइंट हो बांट देना और अपना दिमाग को इमेजिन करना, बहुत बड़ा दिमाग है। 6 पॉइंट इधर रखना, अभी हंसी आएगा तुम लोग को। 6 पॉइंट दिमाग में फ्रीज कर देना कि ये तो हो गया भाई सीक्वेंस। फिर अगर तुम अपने आप को ये बोलोगे ना, आई और जे भी याद रहेगा, आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जे फॉर, तुमको लगेगा याद खाली 2 ही पॉइंट करना है, तो फिर वो 2 पॉइंट तुमको खाली याद करना है, तुमको 10 नहीं याद करना है, केवल 2। वो 2 याद रहा तो पूरा याद आ जाएगा 10। तो दिमाग को अलग अलग कोने में बांट देना, यहाँ 6 रख दी है, ठीक है, और खाली 2 याद रखना है यहाँ पे। नहीं समझ में आया? ये सब जो शेयर कर रहे हैं ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स है ये सब, कि तुम डिवाइड कर लेना, 6 यहाँ 2 यहाँ, हमेशा रहे। ओके, पॉइंट जी और एच जी, तो भाई सेलिब्रिटी वाला पॉइंट है ये जो क्लॉज जी है, तो सेलिब्रिटी वाला पॉइंट है। हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इफ एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 सबसेक्शन 2, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। अब आपका जानने का मन करेगा ये सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या है, मेरा भी बताने का मन कर रहा है, पर वो पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। तो मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, मेरे को लिखना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट कंपनी में कोई ऐसा डायरेक्टर भी है क्या जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, कोई ऐसा डायरेक्टर भी है क्या जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। और ये बड़ा एकदम सिंपल है, अगर ऑडिटर का कुछ एडवर्स रिमार्क्स है, एडवर्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, बहुत ही घटिया रंग से इन्होंने अकाउंट मेंटेन कर रखा है, फाइल्स वगैरह एकदम, फाइल की तो ऐसी की तैसी कर रखी है। मैं जब भी इन लोग से कुछ भी अकाउंट बुक मांगता हूं, मान लो परचेज बुक मांगा, मेरे को लेकर के जाते हैं इन लोग कोठरी में, गोडाउन में, 2 दिन लगता है, 10-12 स्टाफ डुबकी लगाते हैं, तब जाकर के वो परचेज फाइल सामने आता है। तो सीक्वेंस नंबर वाइज फाइलिंग वगैरह होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए आपके पास, नंबर होना चाहिए फाइल्स, कुछ ऐसा नहीं करेगा। हम लिखेंगे ये बात, क्या इन लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है? हाँ, कोऑपरेट तो कर रहा है, ऐसा कोऑपरेशन का लेकिन हम करें क्या? 2-2 दिन लग जा रहा है परचेज बुक ढूंढने मेरे, हम यहां लिखेंगे एडवर्स रिमार्क्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, बड़ा सिंपल पॉइंट है ये वाला। सो इफ ऑडिटर इज एनी एडवर्स रिमार्क्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, पक्का ये हो गया पूरा 10। पहला 6 तो याद है, जो इंफॉर्मेशन पता था पा लिया कि नहीं, क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था बना लिया कि नहीं, बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट में यस 145 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एडवर्स इफेक्ट और ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। फिर यार एनी अदर मैटर, आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओपीसी स्मॉल कंपनी, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हुज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़, बोरोइंग फ्रॉम बैंक एफआई बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन 25 करोड़। मक्खन श्योर। और फिर हम लोग को 2 पॉइंट और यहां पर याद करना था, यही 2 पॉइंट याद करना तुमको, कहीं डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो गया है अंडर 164 सबसेक्शन 2 एंड एडवर्स रिमार्क्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो है ना एनी अदर मैटर एज में भी, ये 3 तो है, ये 3 तो है, ध्यान से सुनो, एक ही बार समझाएंगे। क्लाइंट के ऊपर हो सकता है कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा हो, पेंडिंग लिटिगेशन यानी पेंडिंग केस, तो क्या क्लाइंट ने उसका इंपैक्ट डिस्क्लोज किया है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वेदर क्लाइंट हैज
disclosed, whether client has disclosed the impact of pending litigation on the financial sector. इसके ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहा है, एक पेंडिंग केस चल रहा है, अगर हार गया ना तो 100 करोड़ का चूना लगेगा। तो ये तो इसको एज अ कंटेंजेंट लायबिलिटी नोट फॉर अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए कि जो केस चल रहा है अगर हार गया तो 100 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा ना। तो मैं यहां पर फंड फोड़ूंगा कि आपने डिस्क्लोज किया है ना इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोविजन फॉर मटेरियल लॉसेस बनाया है ना, प्रोविजन फॉर जो बहुत ही मटेरियल मतलब ह्यूज क्या हो सकता है लॉस, उसका क्या बनाना पड़ेगा प्रोविजन। तो क्या आपने प्रोविजन बना रखा है फॉर मटेरियल लॉसेस? और आईपीएफ में सही समय पर ट्रांसफर कर दिया था ना, आईपीएफ में अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना था वो आपने सही समय पर ट्रांसफर कर दिया था ना। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड नियम क्या होता है सुनो। जैसे मान लो क्लाइंट कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, क्लाइंट कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तुमको पता है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पता है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हाँ, और शेयर होल्डर अता पता लापता, शेयर होल्डर अता पता मतलब डिविडेंड जो है ना, मिस्टर ए नाम का शेयर होल्डर सबने ले लिया, मिस्टर ए ने नहीं लिया, मिस्टर ए ने वो डिविडेंड क्लेम की अनक्लेम। तो इस भारतवर्ष में जो भी चीज अनक्लेम्ड है क्लेम्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें कंपनी का लॉटरी नहीं लगेगा, अरे वाह कंपनी का लॉटरी लग गया ना, जिसका अता पता लापता लावारिस गवर्नमेंट। सुनाया? तो अगर डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया बट शेयर होल्डर ने क्लेम की अनक्लेम, वो बचा कुचा डिविडेंड क्या सीजी को मिल जाएगा? सीजी एक इसका ना फंड बना रखा है आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो अब ऑडिटर को खुला छोड़ा गया और ऑडिटर को बोला भारत सरकार ने, ए ऑडिटर सुनो ना, हम लोग का भी एक काम कर दोगे? हाँ बोलो क्या क्या गवर्नमेंट क्या काम तुम लोग का? बोला ना कंपनी में देख लेना ना, अगर कुछ अमाउंट आईपीएफ में ट्रांसफर करना था उसने सही समय पर कर दिया है ना, ठीक है कर देंगे। तो अब हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज चेक करेंगे कि अगर देयर वाज एनी अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ, वेदर कंपनी हैज ट्रांसफर्ड इट टू आईपीएफ और नॉट। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड भारत सरकार का, उसमें अमाउंट तेरे को ट्रांसफर करना था, तुमने किया है कि? लास्ट वाला पॉइंट था डीमोनेटाइजेशन का, जो हट गया डीमोनेटाइजेशन का 8 नवंबर 2016, सुना ही नहीं हो? 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016, 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016। यार 500,000 का एक जमाना था बैन हो गया था, तुम लोग बच्चे रहे होगे उस समय, याद ही नहीं हो उनसे। 500,000 का नोट बैन हो गया था, तुम लोग को कोई मतलब तुम लोग बच्चे रहे होगे, क्या फर्क पड़ा होगा? गुल्लक में तो थोड़ी ना 500,000 होगा। हाँ ऐसे बोलते नहीं है, नहीं अभी बोलते था, हाँ 500,000 का नोट, हाँ तो सरकार ने बैन कर दिया था ना, तो बोला था आप अपना बैंक में जमा कर सकते हैं। अब ऑडिटर को खुला छोड़ा गया, भारी मात्रा में लोगों ने जमा कर दिया बैंक में 500,000 का नोट। तो गवर्नमेंट ने ऑडिटर को खुला छोड़ा कंपनीज के ऊपर, बोला अपने अपने कंपनी में चेक करना कि तुम्हारी कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 जो 500,000 का नोट जमा किया है उसके बुक्स में था कि नहीं? हो सकता जमा कर दिया, गोडाउन से निकाल करके जमा 100 करोड़ जमा कर दिया। तो ऑडिटर को खुला छोड़ा गया, बोला तेरा क्लाइंट अगर 100 करोड़ 500 और 1000 वाले नोट जमा किए हैं, देख तो वो उसके बुक्स में था कि नहीं। अरे कैश इन हैंड तो होना चाहिए उतना जितना जमा किया। तो ऑडिटर को यहां पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। बट एक बात बताओ, क्या ये रिकरिंग एक्टिविटी हर साल होता है? नोट की सफाई जैसे घर की सफाई, नोट की सफाई हर साल होता है, इज इट अ रिकरिंग इवेंट? तो अब यह है कि हट गया। अब क्या ऑडिटर हर साल यही चेक करेगा क्या? उस चीज को हुए 3-4 साल बीत चुका है, तो अब ये चेक करने का दरकार ये हट गया। इसलिए हम बोले थे 12 पॉइंट है सर, 13 हुआ तो 13 10 इसको इसी का तो 3 बच्चा है ना, 9 और 3 12 पक्का। ये नहीं आता मैटर में प्रेस्क्राइब वापस से सुन लो 3 पॉइंट। हाँ whether client has disclosed the impact of the pending litigation, impact of
पेंडिंग लिटिगेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजन फॉर मटेरियल लॉसेस, प्रोविजन फॉर मटेरियल लॉसेस, प्रोविजन फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉस, जो लॉस तुम क्या कर सकते हो फोरसी, तो उसको बुक करो, प्रोविजन फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस। एंड आईईपीएफ, whether the amount due has been transferred to IEPF within the proper time. ये हट गई। All good. सच बात तो पूरा 146 सबसेक्शन 3 दिमाग में है, क्लियर है यहां तक? मार्क करो पहले इतना। Yes boys and girls, tell me the page number. जिन लोग के पास मैट है पेज 146, जिन लोग के पास हैंडआउट है पेज नंबर 6। देखिए, ड्यूटी टू रिपोर्ट 143 सबसेक्शन 3 दिखाई दे रहा है क्या? ड्यूटी टू रिपोर्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, टोटल कितना मैटर आएगा? टोटल 12 मैटर्स आएगा। पहला वाला क्या था? जो इन्फॉर्मेशन पाना था पा लिया कि नहीं? देखो, वेदर ये सॉट, सॉट मतलब समझ आ रहा है, ढूंढा, वेदर ये सॉट एंड ऑब्टेन्ड, वेदर ये सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, जो मेरे हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से, ऑडिटर के नॉलेज और विश्वास के हिसाब से वो नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो जो इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से मेरे को पाना था मैंने पा लिया कि नहीं? एंड इफ नॉट, तो कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं मिला और उसका इफेक्ट क्या है? The details thereof and the effect, the details thereof and the effect on financial statement. कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, डिटेल्स, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर पॉइंट नंबर बी, whether in his opinion proper books of accounts required by the law have been kept by the company, बस वहीं तक। proper books of accounts required by the law have been kept by the company। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में याद है क्या था? ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मिल गया है ना उन ब्रांचों का जिन ब्रांचों का मैंने ऑडिट। वेदर द रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, auditable by a person other than company's auditor has been sent to him। तो ना has been sent to him मतलब मेरे को भेजा गया है ना। बड़ो, फिर याद है बुक्स ऑफ अकाउंट से और एक पॉइंट क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट से? whether company's balance sheet and PL are in agreement with books of accounts। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से PL बैलेंस शीट बनाया ना। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद AS, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद AS। फिर ये तो सेक्शन 145 वाला बात है, लॉस एंड में तो सेक्शन 145 वाला बात है। 145 क्या बोलता था? पढ़ने, और ये बोलता है लिखने। ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, पूरा सेम। फिर आ गया GHI और J, ये चैप्टर था ना। तो G में तो सेलिब्रिटी था भाई, whether any director is disqualified from appointed as a director under 164 subsection 2। क्या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है क्या अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2? फिर एच में हो, क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क दिखा रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, कुछ भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। आई फॉर क्या हो जाएगा बताओ ना? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, whether the company has adequate internal financial control के बाद related to financial statement। हैंडआउट वाले बच्चों का लिखा हुआ होगा, मैट वाले बच्चे लिख ले। whether company has adequate financial, whether company has adequate internal financial control related to क्या बताओ ना? financial statement। adequate internal financial control related to financial statement, बस वहीं तक, related to financial statement तक। फिर such other matter as may be, सच अदर मैटर एज में भी प्रेस्क्राइब कर दिया गया। रूल नंबर बताओ? रूल 11, और चैप्टर का नाम है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। जितना भी रूल बनता है वो तो चैप्टर के नाम पर बनता है।
तो रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। देखो अदर मैटर्स क्या है। अदर मैटर्स के अंदर बोला गया ये whether company has disclosed the impact of pending litigation, impact of pending litigation on the financial position, whether company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position, बस वहीं तक। whether company has made provision for material foreseeable losses, ये तमाम करवाएंगे। क्या कंपनी ने प्रोविजन बनाया है फॉर मटेरियल, बहुत ज्यादा फोरसीएबल लॉसेस जो आप देख सक रहे हैं। whether there has been any delay, कहीं डिले तो नहीं हो गया in transferring amount which is required to be transferred to IEPF, whether there is any delay in transferring the required amount to be transferred to IEPF। ये क्लॉज डी हट गया। क्या चीज का था ये? डिमोनेटाइजेशन का। मक्खन एकदम। अभी जो क्लॉज आई है ना, एक स्टार मार्क दे दीजिएगा। क्लॉज आई ना, स्टार मार्क दे दीजिएगा। उसी पेज के नीचे में स्टार मार्क देकर के छोटा छोटा करके लिखिए 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई नॉन एप्लीकेबल ऑन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई नॉट एप्लीकेबल ऑन ओपीसी, पॉइंट बी स्मॉल कंपनी, पॉइंट सी प्राइवेट कंपनी, शुरू से बोल देना 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई नॉट एप्लीकेबल ऑन ओपीसी स्मॉल कंपनी, फिर पॉइंट नंबर सी में लिखो प्राइवेट कंपनी होज एनुअल टर्नओवर, प्राइवेट कंपनी होज एनुअल टर्नओवर, प्राइवेट कंपनी होज एनुअल टर्नओवर ऑफ last audited financial year, annual turnover of last audited financial year is less than 50 crore, annual turnover of last audited financial year less than 50 crore, annual turnover of last audited financial year less than 50 crore, and annual turnover of last audited financial year less than 50 crore, and loans oblique borrowings and loans oblique borrowings from bank, loans oblique borrowings from bank oblique FI, loans oblique borrowings from bank oblique FI oblique body corporate, from bank oblique FI oblique body corporate throughout the financial year less than 25 crore, bank FI body corporate throughout the financial year less than 25 crores, bank FI body corporate throughout the financial year less than 25 crores, throughout the financial year less than 25 crores, throughout the financial year less than 25 crores। तो ये आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओबीसी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी जो दोनों कंडीशन क्या करते सेटिस्फाई, जिसका टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग वगैरह भी 25 करोड़ से कम। ज्यादा क्लियर है क्या? श्योर। ये जो क्लॉज जी है ना, इसमें लिखो कॉपी, क्लॉज जी में लिख देना कॉपी। हेडिंग दे देना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी।
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। लिखना चालू कर दो। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट whether any director auditor has to report whether any director of client company is disqualified under section 164 subsection 2. Auditor has to report whether any director of client company is disqualified under section 164 subsection 2. तो ऑडिटर को खाली रिपोर्ट करना है। ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है? ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है, हम जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं ना, हम जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी में कहीं ऐसा डायरेक्टर तो नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हो रखा है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। रिपोर्टिंग करना है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है क्या 164 सबसेक्शन 2। अब ये 164 सबसेक्शन 2 क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो डायरेक्टर लोग होता है ना, इन लोग डिस्क्वालीफाइड हो सकता है 164 का सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में। पूरा ही सेक्शन 164 है डायरेक्टर का, क्या बताओ? अंटायर सेक्शन 164 डील्स विद डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन। सबसेक्शन 1 में भी बहुत सारा डिस्क्वालिफिकेशन है, सबसेक्शन 3 में भी डिस्क्वालिफिकेशन है, सबसेक्शन 2 में भी डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर डायरेक्टर 164 सबसेक्शन 1 में डिस्क्वालिफाइड है, सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफाइड है, उसका मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करना। सबसेक्शन 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, उसका रिपोर्टिंग मेरे को करना है। तो एग्जाम में तुम्हारा पोपट हो सकता है, तुम सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, एग्जाम में लिखा रहेगा डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है 164 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड है, नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 तीनों में है, मेरे को केवल सबसेक्शन 2 वाला डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है यहां पर ऑडिट रिपोर्ट में। समझ गए सर? अब हम लोग को सबसेक्शन 2 वाला डिस्क्वालिफिकेशन बताइए सर, बता रहे हैं। देखो 164 सबसेक्शन 2 बोलता है, एक ही बार समझाएंगे, बोर्ड देखो, बोर्ड देखते जाइए। 164 सबसेक्शन 2 बोलता है अगर एक ऐसा कंपनी है जो कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया लगातार कितना साल? 3 साल। इस बदमाश कंपनी के हर डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट 5 years फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर अगेन। If a company has failed to submit, if a company has failed to submit, अगर वो जमा करने में फेल हो गया, जमा नहीं कर सका, either financial statement or annual return for continuous 3 financial years. If a company has failed to submit financial statement or annual return for continuous 3 financial year, all the directors of such company are disqualified for next 5 years. फ्रॉम बिकमिंग डायरेक्टर या नहीं, क्योंकि जहां जाएंगे ये डायरेक्टर वहां चमत्कार करेंगे। 3 इडियट्स वाला डायलॉग। एक बात होता, कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद पाई जाकर के जमा करेगा क्या? सब इसको संभालने के लिए तो डायरेक्टर लोग को रखे थे रे। तो कंपनी जमा नहीं किया लगातार 3 साल, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न, तो इसका सारे के सारे डायरेक्टर लोग मतलब बदमाश है। They are disqualified for next 5 years from becoming director in any company. समझ गए सर? या फिर और चलो, ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न में घपलाबाजी नहीं किया, जमा किया है, लेकिन डिफॉल्टेड पब्लिक डिपॉजिट, डिफॉल्टेड या फिर डिवेंचर या फिर इनका इंटरेस्ट, डिफॉल्टेड पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, इंटरेस्ट,
या फिर डिविडेंड, ची ची ची, डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं दिया, इससे खराब कुछ हो नहीं सकता। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता, ठीक था, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं दिया। डिफॉल्टेड पब्लिक का डिपॉजिट, डिबेंचर और इंटरेस्ट और डिविडेंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर 6 months और मोर। सच डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर, चलो ठीक है, ड्यू डेट पर नहीं चुका सका, 1-2 महीना बाद चुका देता, लेकिन ड्यू डेट गए हुए 6 महीना या 6 महीना से अभी तक नहीं चुकाया। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी आर डिस्क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट 5 years। मक्खन की तरह एक बार में समझ आ गया होगा। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, हिंदी में बोलता है गांव का पैसा मार लिया। हिंदी में बोलो, मतलब पब्लिक का डिपॉजिट या फिर डिवेंचर या इनका इंटरेस्ट या डिविडेंड मार लिया। मारे हुए 6 महीना या उससे, देखो कोई बात नहीं, ड्यू डेट पर नहीं चुका है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके उस समय बैंक में पैसा नहीं था, अगला दिन चुका देता, महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 महीना में चुका देता। ड्यू डेट गए हुए 6 महीना हो चुका है, ड्यू डेट गए हुए, इनफ इज, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट 5 years। मतलब या तो ये कोई भी डिफॉल्ट हुआ गया। नहीं समझ में आया? आया ना सर? सर खाली एक चीज हमको आप मेरे बच्चों से पूछना है, सुनो ना, गांव का पैसा नहीं मारा, मान लो गांव का पैसा नहीं मारा ना, गांव का पैसा नहीं मारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा किया है, एनुअल रिटर्न लगातार 3 साल जमा नहीं किया, डिस्क्वालिफाइड भाई। सर यहां तो और लिखा है, हाँ यहां भी तो और लिखा है, यदि ये पाप या ये पाप, दोनों में से कोई भी एक पाप है। कुछ बच्चों को लगता है और चॉइस है, अरे चॉइस नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन है कि या तो ये पाप किया या ये पाप। चलो ये पाप नहीं किया लेकिन ये पाप, तो पाप है कि नहीं है? समझ गए सर? समझ गए? मतलब यू शुड हैव सबमिटेड बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, दोनों में से एक भी अगर जमा नहीं किया लगातार 3 साल गया। तो एक ऐसा कंपनी है, या तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न लगातार 3 साल जमा नहीं किया, या फिर गांव का पैसा मार रखा है, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड। सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर 6 months और मोर। तो इस कंपनी के सारे डायरेक्टर, इस कंपनी के ऑल डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 फॉर नेक्स्ट 5 years। मक्खन। अब कुछ बच्चे जो है ना, मेरा क्लाइंट को गंदा नजर से देख रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि मेरा क्लाइंट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है ना, मेरा क्लाइंट कंपनी का नाम है, से फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट कंपनी का नाम है सी लिमिटेड। ए बड़ी, मेरा क्लाइंट कंपनी का नाम बताओ। डी लिमिटेड। चलो क्लाइंट कंपनी का नाम बोल। इसमें मान लो डायरेक्टर है DEFG। हम किस कंपनी के ऑडिटर हैं? हम ऑडिटर हैं डी लिमिटेड के, हम ऑडिटर हैं डी लिमिटेड के, पक्का? जिसमें डायरेक्टर है DEFG। दूर गगन में एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर साहब है ABCD। ये वो बदमाश कंपनी है दोस्तों, ए लिमिटेड वो बदमाश कंपनी है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया लगातार 3 साल, या फिर गांव का पैसा मार लिया 6 महीना से ज्यादा, तो ये सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड। इनमें से क्या कोई डायरेक्टर मेरे क्लाइंट कंपनी में भी है क्या? मेरा क्लाइंट कंपनी डी लिमिटेड कोई डिफॉल्ट कर रखा है क्या? नहीं, लेकिन वो एक डायरेक्टर पाल रखा है जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है 164 सबसेक्शन। तो ये बात ऑडिटर को रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर लोग एक्शन ले सके, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ करके इस बदमाश को हटा सके। बुद्धि में नहीं जा रहा है मक्खन सर। अच्छा सुनो ना, ए लिमिटेड का भी तो ऑडिटर होगा। अरे ए लिमिटेड का भी तो ऑडिटर होगा। ए लिमिटेड का ऑडिटर तो लिख देगा ABCD सभी डिस्क्वालीफाइड है। ए लिमिटेड का ऑडिटर तो लिख देगा सभी डिस्क्वालीफाइड है अंडर 164 सबसेक्शन 2, और जो डी लिमिटेड का ऑडिटर वो सबको डिस्क्वालीफाई कर देगा, बोलेगा डी डिस्क्वालीफाइड है। मेरा डी लिमिटेड ने कोई पाप किया है? उसने डिफॉल्ट नहीं किया।
ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया, लेकिन उसमें एक डायरेक्टर डी है जो डी लिमिटेड में भी है, तो ऑडिटर ऑफ डी लिमिटेड लिख देगा, डी क्या है, डिस्क्वालिफाइड। सर लास्ट क्वेश्चन सर, सर ऑडिटर क्या ज्योतिष है? सर ऑडिटर को कैसे पता चलेगा डी डिस्क्वालिफाइड है? एमसीए का वेबसाइट में, एमसीए का वेबसाइट में लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स रहता है, बोलो। एमसीए का वेबसाइट में लिस्ट ऑफ, उसमें पक्का डी का भी नाम होगा, समझ में आया? और एक तरीका, तुम्हारे डी लिमिटेड में 4 डायरेक्टर है, डी एफ जी, तुम इन लोग का डिन टाइप कर लो, एमसीए में इन लोग का क्या टाइप कर लो, दिखा देगा इन लोग का स्टेटस क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड। तो ऑडिटर के पास बहुत सारा तरीका पता करने का, तुम उसका टेंशन मत ले, तुम अपना तरीका पता करके क्वेश्चन कैसे लिखेगा, वहां रोना मत चालू कर देना। पता कैसे चलेगा ऑडिटर को? तुम लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछते हो, क्वेश्चन को तुम बोल रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? वो पता करने का बहुत तरीका है। लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर है एमसीए का लिस्ट में, वहां से चेक कर लो, डीएफजी का डिन टाइप करके देख लो कौन क्वालिफाइड है कौन डिस्क्वालिफाइड। ओके ओके, ए मक्खन की तरह समझ में आ गया क्या पूरा? लिखो, क्या लिखा था? ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर एनी डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, है ना? अरे बोलो ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, कॉमा, as per section 164 subsection 2, comma, all the directors of a company, all the directors of a company will become disqualified for next 5 years will become disqualified for next 5 years from becoming director in any company, will be disqualified for next 5 years from becoming director in any company, from becoming director in any company if, point number A, company has not submitted financial statements or annual return. If company has not submitted financial statements or annual return, if company has not submitted financial statements or annual return, if company has not submitted financial statements or annual return, if company has not submitted financial statement or annual return for continuous 3 financial years, company has not submitted financial statements or annual return for continuous 3 financial years, लिख दिया for continuous 3 financial years, or point number B, has failed to repay public deposits or debentures or interest, has failed to repay public deposit or debenture or interest or declared dividend, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, फेल टू पे लिखवा रहे हैं। ए बाबा, डिविडेंड डिक्लेयर करना गलत बात नहीं है, फेल टू पे पब्लिक डिपॉजिट और डिवेंचर और इंटरेस्ट और डिक्लेयर डिविडेंड एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर, रुक जाओ, ऑन इट्स ड्यू डेट पहले लिखो, ऑन इट्स ड्यू डेट, डिविडेंड के बाद ऑन इट्स ड्यू डेट, fail to repay
में क्या लिखा? फेल टू रिपे पब्लिक डिपॉजिट और बेंच और इंटरेस्ट और डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इट्स ड्यू डेट एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर 6 months or more. On its due date and such default continued for 6 months or more. And such default continued for 6 months or more. And such default continued for 6 months or more. And such default continued for 6 months or more. Full stop. ये था पूरा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. क्लियर है क्या? वो लिखो एग्जांपल. एग्जांपल में लिखो ए लिमिटेड having directors A B C D. A limited having directors A, B, C, D. A limited having directors A, B, C, D. और A limited having directors A, B, C, D. Has not submitted financial statements for continuous 3 financial years. Has not submitted financial statements for continuous 3 financial years. Has not submitted financial statements for continuous 3 financial years. Has not submitted financial statements for continuous 3 financial years. Has not submitted financial statements for continuous 3 financial years. Full stop. There is another company D Limited. There is another company D Limited. There is another company D Limited having directors D, E, F, G. There is another company D Limited having directors D, E, F, G. There is another company D Limited having directors D, E, F, G, which has not committed any such default. 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 Full stop. Advice. Full stop के बाद लिखो advice. फिर उसका आंसर लिखो. आंसर में लिखो auditor of A Limited will report. Auditor of A Limited will report. And auditor of A Limited will report under section 143 subsection 3 clause G. Auditor of A Limited will report under section 143 subsection 3 clause G that all its directors are disqualified. That all its directors are disqualified. That all its directors are disqualified. That all its directors are disqualified under section 164 subsection 2. All its directors are disqualified under section 164 subsection 2. The next line में लिखो auditor of D Limited will report auditor of B Limited D Limited auditor of D Limited will report under section 143 subsection 3 clause G under section 143 subsection 3 clause G that Mr. D is disqualified. That Mr. D is disqualified. That Mr. D is disqualified under section 164 subsection 2. Mr. D is disqualified under section 164 subsection 2. ये क्लियर है क्या पूरा? This completes my exhaustive lecture on 143 का subsection 3. सुनो फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट लाइन में 143 कॉपी में लिख दो 143 सबसेक्शन 4। कॉपी में लिख देना 143 सबसेक्शन 4। ये बड़ा सिंपल बात बोल रहे हैं, ऑडिट वाले बच्चों को तो पता भी होगा। अगर ऑडिटर ना क्लियर रिपोर्ट के अलावा, क्लियर रिपोर्ट मतलब सब ठीक है, क्लियर रिपोर्ट के अलावा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं या एडवर्स दे रहे हैं या डिस्क्लेमर, क्लियर के अलावा या क्वालिफाइड दे रहे हैं या एडवर्स दे रहे हैं या डिस्क्लेमर, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि उसने क्यों क्वालिफाइड दिया, क्यों एडवर्स दिया, क्यों डिस्क्लेमर दिया। हे भगवान, अरे ऑडिट वाले बच्चों को तो पता ही होगा ये बात। बाद बाकी लॉ वाले बच्चे सुन लो, क्लियर रिपोर्ट मतलब एवरीथिंग इज ओके ना, तो रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट मैं अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा हूं, खराब रिपोर्ट है, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर, मैं क्यों खराब दे रहा हूं भाई? परचेज में घपलाबाजी है, सेल में घपलाबाजी है, फिक्स्ड एसेट में घपलाबाजी है, वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। क्लियर रिपोर्ट विल कंटेन रीजन की नो रीजन। अरे व्हाट रीजन डू आई गिव? एवरीथिंग इज ओके, परचेज ओके, सेल ओके, लैंड ओके, बिल्डिंग ओके, प्लांट ओके, मशीन ओके, कैश ओके, बैंक ओके, डेटर ओके, क्रेडिटर ओके, सैलरी ओके, रेंट ओके, ये सब मैं क्या लिखूंगा? एवरीथिंग इज ओके। तो क्लियर रिपोर्ट का रीजन की नो रीजन, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर का रीजन, ये सबसेक्शन 4 में बोला हुआ। कॉपी खोल करके लिख दो, हेडिंग दे दिया 143 सबसेक्शन 4, डैश दे करके लिखो। If auditor gives a clear report, if auditor gives a clear report, no reason is required. If auditor gives a clear report, no reason is required, but specific reason has to be given. But specific reason has to be given. But specific reason has to be given in case of any other audit report. But specific reason has to be given in case of any other audit report. Specific reason has to be given in case of any other audit report. Specific reason has to be given in case of any other audit report. याद तक डन है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपने वाले हैं, जिसका नाम है 143 के अंदर ही सबसेक्शन 12 से सबसेक्शन 15, सबसेक्शन 12 से लेकर के सबसेक्शन 15 अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यह है फ्रॉड। बीच का जो है ना 143 सबसेक्शन 5 से सबसेक्शन 11, देखो ना एक बार, सब पढ़ाएंगे सब, बट जो पहले इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो पढ़ाएंगे ना, सबसेक्शन 12 से सबसेक्शन 15 फ्रॉड। और इसका जो 143 सबसेक्शन 11 है ना, वो है कारो। 140 सबसेक्शन 11 क्या है? वो तो अलग से 3 क्लास चलता है, नहीं समझा? 143 सबसेक्शन 11 का नाम बताओ, वो अलग से 3 क्लास चलता है। तो बच्चा सबसेक्शन 5 से लेकर के सबसेक्शन 10, वो तो एक एक दो लाइन का। अरे भाई 143 सबसेक्शन 4 तक हो गया ना, सबसेक्शन 5 से सबसेक्शन 10 तो एक एक दो लाइन का। सबसेक्शन 11 3 क्लास का है, तो उसमें घुस जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा जब निकलेंगे क्या पढ़ रहे थे। तो इसलिए वो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे कारो, समझ आया? वो अलग से चैप्टर बोल करके पढ़ाएंगे। अभी सबसेक्शन 12 से सबसेक्शन 15, उसके लिए हम बोर्ड पे जा रहे हैं, ध्यान लगाओ। 143 सबसे पहले सबसेक्शन 12 पढ़ाएंगे, रेड विथ रूल नंबर कौन सा? 13। कैसे पता चला तुम लोग को? हमको लगा था तुम लोग वही रूल 11 बोल देगा, सर वो तो हो चुका ना, वो तो क्लॉज जे वाला था ना, एनी अदर मैटर हैज नहीं दी। 143 सुनो ना, 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल नंबर फ्रॉड रिपोर्टिंग। बाय ऑडिटर। ओए, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर लिखते तो कंफ्यूजन हो सकता था। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, वो रिपोर्टिंग छोड़ करके फ्रॉड बाय ऑडिटर, या फ्रॉड ऑडिटर किया है क्या कि ऑडिटर रिपोर्टिंग कर रहा है? ऑडिटर ने फ्रॉड नहीं किया है, फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। पक्का? श्योर? सर किसने किया सर फ्रॉड? खुद के ही घर वालों ने, ऑफिसर एम्प्लॉइज।
फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर डन बाय ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑन कंपनी। किसके ऊपर किया? वन 143 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल नंबर कौन सा? 13। फ्रॉड रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? फ्रॉड का रिपोर्टिंग ऑडिटर कर रहा है। किया किसने? ऑफिस एम्प्लॉय ने। किसके ऊपर किया? कंपनी के ऊपर। समझाया? तो बहुत सारे बच्चे ना ये भूल जाते हैं, उन लोगों को लगता है कंपनी में कुछ भी फ्रॉड हुआ वो यहां एप्लीकेबल हो जाएगा। 143 सबसेक्शन 12 सारे फ्रॉड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। 143 सबसेक्शन 12 वो फ्रॉड के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो ऑफिसर एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ किया। मतलब अगर थर्ड पार्टी का फ्रॉड है वो यहां पर ऑडिटर रिपोर्ट करने वाला नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यहां पर कौन सा फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है? जो कंपनी के साथ उसी के ऑफिसर एम्प्लॉय लोगों ने किया। अब देखो भाई, ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग होगा ना, ये डिपेंड करेगा कि रिपोर्टिंग कैसे होगा। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो अलग है, और अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा, एक तरफ 1 करोड़ से कम और एक तरफ 1 करोड़ या उससे ज्यादा, फ्रॉड का अमाउंट आइदर इंडिविजुअली या टेकन, क्या बताऊं ना, लेस देन 1 करोड़, या फिर क्या बताऊं ना, फ्रॉड अमाउंट आइदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू यहां खाली लेस देन 1 करोड़ लिख दे रहे हैं। मीनिंग चेंज हो जाता। फ्रॉड 1 करोड़ से कम, तब ये 1 करोड़ या उससे ज्यादा। अब ये कैसे देखा जाएगा 1 करोड़ या उससे ज्यादा? या तो अकेला ट्रांजैक्शन 1 करोड़ या उससे, या छोटा छोटा फ्रॉड हुआ और छोटा छोटा फ्रॉड मिला करके 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो भी यही वाला केस अट्रैक्ट होगा। बुद्धि में नहीं जा रहा। चाहे इंडिविजुअली या फिर टेकन टुगेदर, अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो सेकंड केस। और यहां पर मतलब चाहे इंडिविजुअली हो चाहे मिला जुला करके हो, दोनों ही 1 करोड़ से कम। इंडिविजुअल और मिला जुला करके भी 1 करोड़ से कम। समझाया? और यहां पर मिला जुला करके या इंडिविजुअली अगर 1 करोड़ या उससे तो सेकंड केस। समझ आ गया सर हम लोग को? मान लो 20-20 लाख का 6 फ्रॉड हो गया, या 6 क्यों 500 फ्रॉड हो गया, 20-20 लाख का 500 फ्रॉड हुआ है। ऑफिसर एम्प्लॉय ने किया है, अलग अलग ऑफिसर ने किया है। ए ने 20 लाख का, बी ने 20 लाख का, सी ने 20 लाख का, डी ने 20 लाख का, ई ने 20 लाख का। ये फर्स्ट केस होगा कि सेकंड केस? सेकंड केस होगा। सेकंड केस 20 लाख 5 गुना 1 करोड़। अब दिस, अब अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, ऑडिटर को जिस दिन ये फ्रॉड डिस्कवर होगा, देखो ऑडिटर का मेन ड्यूटी फ्रॉड डिस्कवर करना, लेकिन यार ऑडिट प्रोसीजर लगाते लगाते फ्रॉड तो डिस्कवर हो सकता है ना। हम ये नहीं बोल रहे ऑडिटर का काम है सारा फ्रॉड को डिस्कवर करना, बट ऑडिटर का ड्यूटी ये जरूर है कि अगर फ्रॉड डिस्कवर हो गया 2 दिन के अंदर, विद इन 2 days ऑफ ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, विद इन 2 days ऑफ ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, ही शैल रिपोर्ट इट टू ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी। एक कमिटी होता है ऑडिट कमिटी, नेक्स्ट क्लास में आएगा, सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी का सेक्शन नंबर बताओ, आएगा नेक्स्ट क्लास में। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, क्योंकि सारे कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं है, तो हम बीओडी को बताएंगे। हम 2 दिन के अंदर एसी को बताएंगे कि बीओडी। एसी है तो एसी को बताओ, एसी यानी ऑडिट कमेटी, अगर नहीं है तो बीओडी को बताओ। 3 चीज बताएंगे हम। नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व। नेचर क्या चीज का फ्रॉड है रही है, वो नेचर ऑफ फ्रॉड बताएंगे। परचेज में फ्रॉड है, सेल में फ्रॉड है, कहां फ्रॉड है, नेचर ऑफ फ्रॉड बताएंगे। एसेट कोई चोरी करके ले गया, नेचर ऑफ फ्रॉड बताएंगे। अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। बात सीजी तक नहीं जाएगा, छोटा मोटा फ्रॉड है 1 करोड़ से कम का है, बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जाएगा, घर का बात घर में रह जाएगा। लेकिन यहां पर बोर्ड का फिर दायित्व रहेगा कि जब बोर्ड अपना साल के बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाता है, बोर्ड साल के बाद क्या बनाता है, वो बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीज लिखेगा। यही 3 चीज
बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर लोग चार्ज लिखेगा, यही तीन चीज। एक बच्चा ध्यान नहीं लगा रहा, पहले उसे पूछते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे ठीक सामने वाला। हाँ तुम्हारे ठीक सामने वाला। हाँ बताओ क्या तीन चीज? नो ग्राउंडिंग। अरे क्या तीन चीज? हाँ, एग्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़, ठीक है वो सब हो गया। तीन चीज क्या ऑडिटर बताएगा? एक सेकेंड, ये लेस देन 1 करोड़ में ऑडिटर 2 दिन के अंदर ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, तुम मेरे को बताओ। नो ग्राउंडिंग ऑडिटर किसको बताएगा? आप बताइए, ऑडिटर किसको बताएगा? और अगर ऐसी नहीं है तो तीन चीज बताएगा। वो तीन चीज बता, क्या क्या बताएगा? आप बताइए। नेचर, अप्रोक्स अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता भाई, अप्रोक्स अमाउंट। यस, बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चे। यार इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है यार, मतलब जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। चलो बताओ, अगर 1 करोड़ से विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, अब एक बच्चा लिखेगा विद इन 2 days ऑफ फ्रॉड। जब फ्रॉड हुआ हम थे क्या? विद इन 2 days ऑफ फ्रॉड हम कहां से बताएंगे? हमने किया क्या? विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, विद इन 2 days ऑफ ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर विल रिपोर्ट टू एसी, बट इफ एसी इज नॉट देयर, बीओडी। तीन चीज हम बताएंगे। नेचर ऑफ द फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व। सीजी को नहीं बताएंगे, घर का बस घर में रहेगा, छोटा मोटा है। लेकिन डायरेक्टर लोग का और एक दायित्व रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा कि जब उन लोग साल के बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा, 4 चीज लिखेगा। बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीज, यही 3 चीज लिखेगा। बोर्ड रिपोर्ट में यही 3 चीज लिखेगा जो ऑडिटर को बताता है, नेचर, अप्रॉक्स अमाउंट, पार्टीज। चौथा चीज, एक्शन टेकन, देन व्हाट एक्शन टेकन, और इफ नॉट टेकन तो ये भी लिख दो, नॉट टेकन। रेमेडियल एक्शन टेकन इफ टेकन, एंड इफ नॉट टेकन मेंशन दैट यू हैव नॉट टेकन एनी रेमेडियल एक्शन। तुमने किया क्या बीओडी? ये जानकारी के बाद क्या रेमेडियल एक्शन लिया वो बताओ, और नहीं लिया तो वो भी बता दो। व्हाट रेमेडियल एक्शन हैज बीन टेकन, और इफ नो एक्शन हैज बीन टेकन मेंशन दैट आल्सो। समझ गए सर? मक्खन। मतलब फ्रॉड का अमाउंट इस क्या बताओ? तो फिर क्या होगा बताओ? ऑडिटर, ये विद इन लिखे हम, ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ, पक्का, शैल रिपोर्ट। शैल रिपोर्ट तो किसको? एसी। एसी मतलब, बट इफ नो एसी देन टू बीओडी। पक्का? 3 चीज। नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व, पक्का? BOD's duty will be to mention in board report
मेंशन इन सर एबीसी लिखिए। सेम है, समझ में आया? और एक चीज, रेमेडियल एक्शन टेकन। थोड़ा एबीसी को इधर सलका देते हैं ना, उधर का भी तो देखना है भाई। एबीसी तो सेम ही रहेगा, और डी में क्या रहेगा? इफ एक्शन टेकन देन व्हाट रेमेडियल एक्शन टेकन? इफ एक्शन टेकन देन और इफ नॉट टेकन देन मेंशन इट। इफ नॉट टेकन देन मेंशन इट। किया तो इफ एक्शन टेकन देन व्हाट रेमेडियल एक्शन टेकन, और इफ नॉट टेकन देन मेंशन इट। यहां पर आओ, असली मजा तो यहां है। वहां तो खाली अंदर में बात दबा करके रह दिया, यहां तो बात सीजी तक जाएगा। फ्रॉड अमाउंट either individual or taken together in a financial year is greater than equal to 1 crore। पक्का? तो यहां पर क्या होगा देखो, सेम चीज, ऑडिटर विद इन सेम चलो जाओ, ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड shall report to AC, but if no AC to, if no AC then to BOD। तो बस सीजी वो तो जाएगा। 2 दिन के अंदर हम एसी को बताएंगे, एसी नहीं है तो किसको बताएंगे? सीकिंग देयर रिप्लाई। इस बार रिप्लाई तो हुआ क्यों ये? विद इन 45 days। सीकिंग देयर रिप्लाई विद इन, यहां हम जवाब नहीं मांग रहे थे, यहां हम खाली इन लोग को बता दे रहे थे ये 3 चीज, मेरा काम खत्म। और बीओडी फिर यही 3 चीज अलॉन्ग विद एक्शन टेकन नॉट टेकन। यहां हम 2 दिन के अंदर बताएंगे और मेरे को जवाब चाहिए विद इन 45 days। क्या कहना है तुम्हारा? एसी बीओडी? एसी नहीं है तो बीओडी। तुम लोग का क्या कहना है इस फ्रॉड के ऊपर? विद इन 45 days मेरे को जवाब चाहिए। 2 बातें होंगी, रिप्लाई रिसीव्ड विद इन 45 days, या फिर सुना, या तो रिप्लाई रिसीव विद इन 45 days या फिर सुनना ध्यान से। अगर इन लोग का जवाब आ गया कितना दिन के अंदर? 45 days। जिस दिन जवाब आया वहां से ऑडिटर के पास 15 दिन है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचाएगा। सीजी यहां पर है सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। सीजी यहां पर कौन है? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। एक फॉर्म आता है एडीडी 4, लास्ट फॉर्म 3 तक थोड़े होंगे, बहुत दूर गगन में 4 आया है। एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म नंबर एडीडी 4 हम सीजी को जमा करेंगे, यानी सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को जमा करेंगे विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ देयर रिप्लाई। उसमें 3 बात लिखा हुआ रहेगा, एबीसी लिखा हुआ रहेगा, पॉइंट एबीसी तो लिखा हुआ रहेगा, सामने वाला का क्या जवाब आया और मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑडिटर का क्या ऑब्जर्वेशन है उनका जवाब पर। पूरा डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड, नेचर, अप्रॉक्स अमाउंट, पार्टीज, रिप्लाई प्लस माई ऑब्जर्वेशन ऑन द रिप्लाई। ये तीनों चीज हम एडीडी 4 में सीजी को चढ़ा देंगे। और सर जवाब नहीं आया तो 45 दिन खत्म हो गया सर जवाब, तो जब 45 दिन खत्म हो गया ना, वहां से 15 दिन के अंदर फिर से आप एडीडी 4 जमा करोगे। मतलब यहां जो 45 दिन में जवाब नहीं आया, 45 डेज खत्म, वहां से 15 दिन के अंदर एडीडी 4 जमा करना है। 2 चीज, डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड और जवाब नहीं आया उनका। समझ में आ गया मक्खन की तरह? बहुत सिंपल है रे।
रिप्लाई रिसीव विद इन। तो यहां पर क्या 45 दिन के बाद 15 दिन मेरे को मिल रहा है कि जिस दिन जवाब आ गया वहां से 15 दिन? 45 दिन उनको बोले थे, दूसरा दिन में जवाब आ गया, तो वहां से 15 दिन में हम AD4 जमा कर देंगे और जवाब 45 दिन तक, तो 45 दिन खत्म, वहां से 15 दिन। समझ गए सर? रिप्लाई रिसीव विद इन, तब तो भैया विद इन 15 days of such reply, within 15 days of such reply, auditor shall submit ADT4 to CG। यहां पर CG कौन है? सेक्रेटरी ऑफ MCA। समझ आया? इन अ सील्ड एनवलप, इन अ सील्ड एनवलप का स्पेलिंग ठीक है नहीं? वो होता है ना, ये होता है ना, सील्ड एनवलप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बोलो, या फिर स्पेड पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट में मत भेजना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है देखो, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पेड पोस्ट। पक्का? कंटेनिंग कंटेनिंग ABC प्लस रिप्लाई रिसीव प्लस ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑन रिप्लाई। बस बेटा, समझ में आ गया होगा मक्खन की तरह से। नॉट, तो यहां से विदिन सेम चीज आएगा, सब कुछ सेम। अरे यहां तक खाली रिप्लाई नॉट रिसीव और ये डिलीट कर देना है। अरे बोलो यस सर, यस सर, क्या मुंह खोल करके बोलो। विदिन 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 45 days, विदिन 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 45 days, ऑडिटर shall submit ADT4 to CG secretary of MCA in a sealed envelope by registered post or speed post containing ABC plus reply not received, full stop। वो हम लिखवा देंगे, वो मैं डिक्टेट कर देगा, तुम पहले यहां तक करो। लिखते लिखते पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, जितना दिख रहा है उतना लिखो। अरे जितना दिख रहा है उतना लिखो ना। हम वर्चुअल रूम्स विजिट करके आ रहे हैं, तब तक आप लोग इसको बनाएंगे।
एक बार इसको पढ़ दे रहे हैं। ये तो लिखिए 143 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल नंबर 13, फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर डन बाय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन कंपनी। अगर फ्रॉड अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल रिपोर्ट टू एसी, बट इफ नो एसी देन टू बीओडी। 3 चीज बताएगा वो, नेचर, अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व। BOD's duty will be to mention in board report. BOD's duty will be to mention in board report. वही 3 चीज ABC। पॉइंट नंबर D, if action taken, then what remedial action taken? पॉइंट नंबर D देख लो यहां पर क्या है, if action taken then what remedial action taken, और if not taken then mention it. Mention it full stop। ये प्लस में यहां लिखना मैं चालू कर दूंगा। If action taken then what remedial action taken, और if not taken then mention it। ये पहला वाला कैटेगरी हो गया क्या सबका? दूसरा कैटेगरी में आ जाइए, पढ़ दे रहे हम। फ्रॉड अमाउंट आइदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़। फ्रॉड अमाउंट आइदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़। तो उसके अंदर फिर देखो, ऑडिटर विद इन, वो तो सेम है, ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल रिपोर्ट टू एसी, बट इफ नो एसी देन टू बीओडी। समझा? सुनो ना यहां पर एक बार आओ, ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल रिपोर्ट, एक बार यहां पर देखो, ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल क्या रिपोर्ट करेगा? यही 3 ठो बाबा लिख लो तुम, शैल रिपोर्ट ए बी सी टू एसी, शैल रिपोर्ट ए कॉमा बी कॉमा सी। ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल रिपोर्ट ए बी सी, शैल रिपोर्ट एबीसी टू किसको? हाँ एसी, बट इफ नो एसी देन टू बीओडी। सीकिंग द रिप्लाई विद इन 45 days, सीकिंग द रिप्लाई विद इन 45 days। बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपका सीकिंग द रिप्लाई विद इन 45 days तक लिखना हो गया है? रिप्लाई रिसीव विद इन 45 days। अब रिप्लाई रिसीव विद इन 45 days के अंदर क्या आप पढ़ दे रहे? रिप्लाई रिसीव विद इन 45 days के अंदर लिखो, विद इन 15 days ऑफ सच रिप्लाई, विद इन 15 days ऑफ सच रिप्लाई ऑडिटर शैल सबमिट ADT4। Within 15 days of such reply, auditor shall submit ADT4 to CG. CG के ब्रैकेट में सेक्रेटरी ऑफ MCA, CG के ब्रैकेट में सेक्रेटरी ऑफ MCA in a sealed envelope. Secretary of MCA in a sealed envelope. In a sealed envelope by registered post, registered post और speed post। sealed envelope के बाद by registered post और speed post। वो sealed envelope कैसे भेजेगा? registered post और speed post। containing ABC, containing ABC plus reply received, यही वाला बाकी था ना, containing ABC plus जो reply आया plus reply received लिखा plus ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑन रिप्लाई। हम सीजी को एबीसी के बारे में बताएंगे, रिप्लाई जो मिला वो और मेरा जो टिप्पणी है, प्लस रिप्लाई रिसीव प्लस ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑन रिप्लाई, प्लस रिप्लाई रिसीव्ड प्लस ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑन रिप्लाई। अभी भी बाकी है क्या? तो क्लास खत्म होने के बाद यहां ना और लिख लेना जैसे स्कूल में होता था। और एक बार पढ़ दें, अबे कंटेनिंग एबीसी प्लस रिप्लाई रिसीव प्लस ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑन रिप्लाई, या नॉट रिसीव का लिखो। चलो चलो काम पे लगो, नॉट रिसीव का लिखो। जिसका छूट गया ठीक है ना, बहुत बड़ा है, रहने दो। नॉट रिसीव के अंदर का लिखो,
मतलब नॉट रिसीव में क्या लिखोगे? लिखो within 15 days of such within 15 days of expiry of 45 days, 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 comma, auditor shall submit ADD4, पूरा सेम लिख दो, auditor shall submit ADD4 to CG, auditor shall submit ADD4 to CG, ब्रैकेट में secretary of MCA, ADD4 to CG, ब्रैकेट में secretary of MCA, ब्रैकेट close, in a sealed envelope, in a sealed envelope, in a sealed envelope by registered post or speed post, by registered post or speed post, containing ABC, by registered post or speed post, by registered post speed post लिखा, containing ABC, तुम लिखो containing ABC plus reply not received, containing ABC plus reply not received, लिख लिया बेटा, plus reply not received, डन वाले बोलेंगे डन, हड़बड़ाओ मत, ये सबसेक्शन क्या था? 140 सबसेक्शन 12 ना, सबसेक्शन 13, 14, 15 दो लाइन का है, इसी से रिलेटेड है, पढ़ाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 143 सबसेक्शन कौन सा? 14? अरे वो रूल 13 था, सबसेक्शन तो 12 ही था। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलो। सबसेक्शन 13 बोलता है कि अगर ऑडिटर कोई फ्रॉड रिपोर्ट नहीं कर सका इन गुड फेथ, ऑडिटर गुड फेथ में काम किया लेकिन फ्रॉड रिपोर्ट, तो ऑडिटर गिल्टी की नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी, मेरा काम सारा फ्रॉड को रिपोर्ट करना। 143 सबसेक्शन 13, थोड़ा फास्ट। 143 सबसेक्शन 13, 143 सबसेक्शन 13 में डैश देकर के लिखो। 143 सबसेक्शन 13 में डैश देकर के लिख दो। इफ ऑडिटर एक्टेड इन गुड फेथ, if auditor acted in good faith, if auditor acted in good faith, then he cannot be held liable, then he cannot be held liable even if some fraud cannot be reported, even if some frauds could not 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 be reported, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फिर वो मेरा काम नहीं, मैंने गुड फेथ में काम किया, मेरे को जो मिला मैंने बता दिया, जो नहीं मिला मैं भगवान नहीं हूं, कहां से बताऊंगा? तो ऑडिटर लायबल के नॉट लायबल। फिर 143 सबसेक्शन 14, ये सारा जो बैम्बूजल है, बंबू है, ये किसको मिल रहा है इतना देर से? ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड सीए ना। सबसेक्शन 14 लाया गया और सबसेक्शन 14 में बोला गया ये जो फ्रॉड का रिपोर्टिंग है ना, ये सीएस वाले लोग को भी करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट के दौरान। जब लोग सेक्रेटरी ऑडिट करेगा, सीएस वाले लोग अपना रोजी रोटी सेक्रेटरी ऑडिट का सेक्शन नंबर बताओ, 204। और ये सीएमए वाले लोग को भी करना पड़ेगा जब लोग कॉस्ट ऑडिट करेगा अंडर सेक्शन 148। ये फ्रॉड रिपोर्टिंग खाली सीए नहीं करेगा, सीएस वाला लोग भी करेगा। सर उन लोग कौन सा ऑडिट करता है? सेक्रेटरियल ऑडिट 204 में, कॉस्ट ऑडिट सीएमए लोग करते हैं 148, तो उन लोग को भी ये सब प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब उन लोग भी अगर देखा, सीएस या सीएमए भी देखा कोई फ्रॉड हुआ 1 करोड़ से कम, ये सब उन लोग के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 1 करोड़ या उससे तो उन लोग भी ADD4 ये सब जमा करेगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है। 143 सबसेक्शन 14 लिखा, ऐसे करके लिखो। The
related to fraud reporting, the provisions related to fraud reporting, the provisions related to fraud reporting, provisions related to fraud reporting shall apply. The provisions related to fraud reporting shall apply. Mutatis mutandis. ये पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी आ रखा है. Mutatis mutandis. श्रीलंका के प्लेयर था अजंता मेंडिस, उसकी तरह लगता है. Mutatis mutandis. ब्रैकेट में लिख दो, as near as possible. As near as possible. Mutatis mutandis मतलब as near as possible, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके. As near as possible. Bracket close. On क्या लिखा? Provisions related to fraud reporting shall apply mutatis mutandis on CS during secretarial audit. CS during secretarial audit. CS during secretarial audit under section 204. CS during secretarial audit under section 204 and cost accountant and cost accountants during cost audit. Cost accountants during cost audit under section 148. Cost accountants during cost audit under section 148. आज का आखिरी सेक्शन 143 सबसेक्शन 15. 143 सबसेक्शन 15 बेटा ऐसे करके लिख दो. Any contravention of 143 subsection 12, any contravention of 143 subsection 12 to 143 subsection 14, अरे subsection 12 to 143 subsection 14, अरे 143 subsection 12 से लेकर के 143 subsection 14, अगर कोई भी क्या हुआ contravention, क्या लिखा? Any contravention from 143 subsection 12 to 143 subsection 14, ऐसे करके लिख दो. फाइन मिनिमम 1 लाख. फाइन मतलब समझा रहा है? कोर्ट में बात जाएगा एनसीएलटी में. फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख. फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख. फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख. फुल स्टॉप. ये आज अपना कंप्लीट हुआ अपॉइंटमेंट ऑपरेटर का. कौन सा क्लास? 4th क्लास कंप्लीट हुआ. यहां तक पढ़ करके आइएगा. नेक्स्ट क्लास 5th रहेगा. थैंक यू दोस्तों, बाय बाय.